हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। दोस्तों, आज आप सुनेंगे रहस्य रोमांच की दुनिया की क्वीन मानी जाने वाली अगाथा क्रिस्टी का एक बहुत ही मशहूर और उम्दा उपन्यास जिसका नाम है एबीसी मर्डर्स। अब क्योंकि नॉवल एक वीडियो में पूरा नहीं आ सकता, इसलिए इसे 5 भागों में बांटा गया है और ये उस नॉवल का पहला भाग है। ये नॉवल हरक्यूल पॉयरो सीरीज का है और जिस तरह शर्लॉक होम्स की कहानियों में कहानी को सुनाने वाला उसका प्यारा दोस्त डॉक्टर जॉन वॉटसन होता है, ठीक उसी तरह हरक्यूल पॉयरो का भी एक दोस्त है जिसका नाम है कैप्टन आर्थर हेस्टिंग्स। और पॉयरो की अधिकतर कहानियों में जो मैं कैरेक्टर होता है वो कैप्टन हेस्टिंग्स ही होता है। इस कहानी को भी हेस्टिंग्स ने ही नैरेट किया है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 1। जून 1935 में मैं करीब 6 महीने के लिए साउथ अमेरिका स्थित अपने रैंच से घर वापस आया। वहां हमारे लिए काफी मुश्किल समय रहा था। बाकी लोगों की तरह हम भी दुनिया भर में छाई मंदी को झेल रहे थे। मुझे इंग्लैंड में कई कामों को देखना था, इसलिए मुझे लगा कि उन्हें खुद अपने ढंग से काम करने पर ही मैं सफल हो पाऊंगा। मेरी पत्नी रैंच का इंतजाम करने के लिए वहीं रुक गई थी। ये कहने की जरूरत नहीं कि इंग्लैंड पहुंचने पर मैंने सबसे पहले जो काम किए उनमें से एक था अपने प्यारे दोस्त हरक्यूल पॉयरो से मिलना। वो लंदन में नए बने सर्विस फ्लैट्स में से एक में रह रहा था। मैंने उस पर आरोप लगाया और उसने इसे मान भी लिया कि उसने ये जगह उसके ज्योमेट्री के आधार पर बने बाहरी रंग रूप और आकार के कारण चुनी है। हाँ मेरे दोस्त, इसका संतुलन बड़ा लुभावना है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मैंने उससे कहा कि मेरे विचार के अनुसार कभी कभी चौकोर कुछ ज्यादा ही चौकोर हो सकता है, और एक पुराने मजाक को दोहराते हुए मैंने पूछा कि क्या इस अति आधुनिक सराय में मुर्गियों को चौकोर अंडे देने के लिए उकसाया जा सकता है? पॉयरो दिल खोलकर हंस पड़ा। तुम्हें याद है, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सकता। विज्ञान मुर्गियों को नई पसंद के अनुसार चलने के लिए नहीं मना सका और वो अभी भी अलग अलग आकार और रंगों के अंडे देती हैं। मैंने प्यार भरी नजरों से अपने दोस्त को देखा। वो असाधारण रूप से स्वस्थ लग रहा था। जब मैंने पिछली बार उसे देखा था उससे एक दिन भी बड़ा नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने उससे कहा, तुम बहुत अच्छी हालत में लग रहे हो पॉयरो, तुम्हारी उम्र जैसे बढ़ी ही नहीं है। अगर ये मुमकिन हो सकता तो मैं कहता कि तुम्हारे सिर में इस बार पिछली बार से भी कम सफेद बाल हैं। पॉयरो मुस्कुरा दिया। ऐसा मुमकिन क्यों नहीं हो सकता? ये काफी हद तक सच है। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे बाल काले से सफेद होने की बजाय सफेद से काले हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन साइंस के मुताबिक तो ये नामुमकिन है। बिल्कुल नहीं, हमेशा की तरह तुम्हारा मन साफ है हेस्टिंग्स, और शक से बिल्कुल खाली। वक्त तुम्हारे इस गुण को बदल नहीं पाया है। तुम कोई सच्चाई देखते हो और उसी सांस में खुद ही उसका हल भी ढूंढ लेते हो, बिना इस एहसास के कि तुम ऐसा कर रहे हो। मुझे उसकी बात का एक भी शब्द मेरे पल्ले नहीं पड़ा और मैं बस उसे देखता रहा। वो बिना एक शब्द भी बोले अपने बेडरूम में गया और हाथ में एक बोतल लिए वापस आया जो उसने मुझे थमा दी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे पकड़ लिया। उस पर लिखा था, रिवाइवेट, बालों का कुदरती रंग लौटाने के लिए। रिवाइवेट डाई नहीं है, 5 रंगों में उपलब्ध, ऐश, भूरा, टाइशियन, कत्थई और काला। मैं चिल्ला पड़ा, पॉयरो, तुमने अपने बालों को रंगा है। तो तुम समझ ही गए। तो आखिर तुम समझ ही गए। यानी इसलिए तुम्हारे बाल पिछली बार से ज्यादा काले लग रहे हैं। एकदम सही। हे भगवान, अगली बार मैं आऊंगा तो शायद तुमने नकली मूछें लगाई हुई होंगी, या फिर इस समय भी लगा रखी हैं। मेरी ये बात सुनकर पॉयरो सकपका गया। उसकी मूछें हमेशा से उसके लिए एक नाजुक मुद्दा रही थीं। उसे उन पर असाधारण गर्व था। मेरे शब्दों ने उसके कच्चे घाव को छू दिया। नहीं नहीं मेरे दोस्त, मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि वो दिन अभी बहुत दूर हो। नकली मूछें, छी, कितना घिनौना। मुझे उनके असली होने का यकीन दिलाने के लिए उसने उनको खींचा। ये देखो, पूरे लंदन में मेरी मूछों जैसी मूछें किसी की नहीं है। मेरे मन में आया कि कह दूं, हाँ, इन्हें रंगने का काम तुमने काफी अच्छी तरह किया है, लेकिन ऐसा कहकर मैं किसी भी कीमत पर
पॉयरो की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता था। इसकी बजाय मैंने पूछा कि क्या वो रिटायर होने के बाद भी कभी कभी अपना पुराना काम करता है। हाँ मेरे दोस्त, मैं कई बार रिटायर हो चुका हूं। तुम्हें पता है मुझे सब्जियां उगाने का कितना शौक है और उसी काम के लिए मैं बार बार रिटायर होता हूं, लेकिन फिर कोई हत्या हो जाती है और मैं सब्जियों को शैतान के हवाले कर देता हूं। मुझे पता है तुम क्या कहोगे, मैं उस गायिका की तरह हूं जो अपना आखिरी शो पेश कर देती है, लेकिन वो आखिरी शो न जाने कितनी बार दोहराया जाता रहता है। बार बार ऐसा ही होता रहता है। हर बार मैं कहता हूं बस ये आखिरी केस है, लेकिन नहीं, फिर कुछ और हो जाता है। मैं मानता हूं दोस्त कि रिटायरमेंट की मुझे कोई परवाह नहीं। अगर दिमाग के छोटे छोटे ग्रे सेल्स से काम ना लिया जाए तो उनमें जंग लग जाती है। हाँ मैं समझ सकता हूं, मैंने कहा। तुम अपने ग्रे सेल्स से काफी संयम से काम लेते हो। बिल्कुल सही, मैं सोच विचार कर केस चुनता हूं। हरक्यूल पॉयरो के लिए अब सिर्फ चुनिंदा जुर्म। तो क्या इस बीच काफी चुनिंदा जुर्म हुए हैं? मैंने पूछा। हाँ ऐसा कह सकते हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ उस बात को जब मैं बाल बाल बचा। क्या असफलता से? मैंने पूछा। अरे नहीं नहीं, मैं हरक्यूल पॉयरो लगभग खत्म ही कर दिया गया था। मेरे मुंह से सीटी निकल गई। कोई बड़ा ही साहसी हत्यारा होगा जिसने तुम पर हाथ डाला। मेरी बात के जवाब में पॉयरो ने कहा, इतना साहसी नहीं जितना लापरवाह, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते। तुम तो जानते ही हो हेस्टिंग्स, कई मायनों में मैं तुम्हें अपना मैस्कट मानता हूं। जैसे ही मैंने सुना कि तुम आ रहे हो तो मैंने खुद से कहा कि अब कुछ ना कुछ जरूर होगा। पुराने दिनों की तरह हम दोनों मिलकर शिकार करेंगे, लेकिन ये एक साधारण बात नहीं होनी चाहिए। कुछ पीछे भागने लायक, कुछ नफीस, बढ़िया होना चाहिए। कसम से पॉयरो, तुम्हारी बात कोई सुने तो ये सोचे कि तुम रिट्ज में खाने का ऑर्डर दे रहे हो। उसने एक ठंडी सांस खींचते हुए कहा, जानता हूं, क्योंकि हम अपराध का तो ऑर्डर दे ही नहीं सकते, है ना? लेकिन मैं किस्मत में यकीन रखता हूं। ये तुम्हारी तकदीर में है कि तुम मेरे साथ खड़े रहो और मुझे कोई भी ऐसी गलती करने से रोको जो माफ ना की जा सके। तुम्हारे हिसाब से माफ ना की जा सकने वाली गलती कौन सी होती है? मैंने पूछा। जाहिर सी बात को ना देख पाना। मैंने मन ही मन इस बात का अर्थ समझने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पाया। कुछ उलझन भरे स्वर में मैंने पूछा, क्या ये महा अपराध हो चुका है? अभी तो नहीं, कम से कम अभी मैं पक्का नहीं कह सकता। उसके स्वर में कुछ इतना विचित्र था कि मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। अचानक सिर को झटककर वो कमरे के दूसरे छोर पर बनी खिड़की के पास पड़े डेस्क तक गया। कहने की आवश्यकता नहीं कि डेस्क का सामान इस प्रकार सलीके से खानों में रखा था कि जो कागज उसे चाहिए था वो बड़ी ही आसानी से उसके हाथ में आ गया। हाथ में एक खुला पत्र लिए वो धीरे धीरे मेरे पास आया। ये देखो मेरे दोस्त, और बताओ कि तुम इससे क्या समझते हो। मैंने दिलचस्पी के साथ वो कागज उसके हाथ से ले लिया। मोटे सफेद कागज पर यह लिखा हुआ था, मिस्टर हरक्यूल पॉयरो, तुम समझते हो ना कि तुम वो गुत्थियां सुलझा सकते हो जो हमारी मोटी बुद्धि वाली अंग्रेजी पुलिस के लिए मुश्किल हैं। चलो मिस्टर बुद्धिमान पॉयरो, देखते हैं तुम कितने होशियार हो। शायद तुम्हें इस उलझन को सुलझाना टेढ़ी खीर लगे। इस महीने की 21 तारीख को एंडोवर का ध्यान रखना। तुम्हारा ABC। मैंने लिफाफे पर नजर दौड़ाई। उस पर भी पता छपा हुआ था। इस पर WC1 की स्टैंप है। पॉयरो ने कहा, मेरे ख्याल में तो ये कोई पागल है। मैंने कहा, क्या तुमको सिर्फ ऐसा ही लगता है? उसने पूछा। उसका स्वर काफी गंभीर था। मैंने कौतूहल से उसकी ओर देखा। मेरे ख्याल से तुम इसे ज्यादा गंभीरता से ले रहे हो पॉयरो। पागल को गंभीरता से ही लेना चाहिए। पागल आदमी बहुत खतरनाक होता है, उसने कहा। हाँ ये तो ठीक है, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। मेरा मतलब था कि ये एक बेवकूफाना किस्म का झांसा ज्यादा लगता है। शायद किसी बेवकूफ ने 8 पैग के बाद एक और ले लिया हो। लेकिन मेरी ये बात पॉयरो को संतुष्ट नहीं कर पाई। उसने अनिश्चय से सिर हिलाया, लेकिन बोला कुछ नहीं। क्या तुमने इस बारे में अभी तक कुछ किया है? मैंने उससे पूछा। कोई क्या कर सकता है? मैंने जैप को खत दिखाया था। उसका ख्याल भी तुम्हारे जैसा ही था, एक बेवकूफी भरा झांसा। उसने यही मुहावरा इस्तेमाल किया था।
स्कॉटलैंड यार्ड में उन्हें रोज इस तरह की चीजें मिलती रहती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पत्र में कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है। अगर तुम सच में इसे इतना गंभीरता से ले रहे हो तो कुछ कर नहीं सकते क्या? मैंने पूछा। करने को है ही क्या? काउंटी पुलिस ने इस पत्र को देखा है, लेकिन वो लोग भी इसको गंभीरता से नहीं ले रहे। इस पर कोई उंगलियों के निशान नहीं है, ना ही कोई ऐसा निशान, ना ही कोई ऐसा चिन्ह जिससे इसके लिखने वाले का कोई अता पता लग सके। लेकिन न जाने क्यों मेरा अनुभव मुझसे कहता है कि इस पत्र में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हो सकता है मैं दिल का ताड़ बना रहा हूं, लेकिन इंतजार करने के अलावा करने को मेरे पास और कुछ भी नहीं है। 21 तारीख को शुक्रवार है। अगर एंडोवर के आसपास कोई बहुत बड़ी डकैती पड़ती है तो ओह, ये कितनी राहत की बात होगी, उसने मेरी बात काटते हुए कहा। राहत की बात होगी? डकैती रोमांचकारी हो सकती है पॉयरो, लेकिन राहत भरी नहीं हो सकती। पॉयरो ने असहमति में जोर से सिर हिलाया। तुम गलती पर हो मेरे दोस्त, मेरा मतलब नहीं समझे। डकैती इसलिए राहत भरी होगी क्योंकि इससे मेरे मन से एक दूसरी बात का डर निकल जाएगा। किस बात का? हत्या का, हरक्यूल पॉयरो ने कहा। अध्याय 2। अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट अपनी कुर्सी से उठा और उसने अपने गंदे से बेडरूम को देखा। टेढ़े मेढ़े होकर बैठे रहने के कारण उसकी पीठ अकड़ गई थी, और जब वो अपनी पूरी ऊंचाई में सीधा खड़ा हुआ तो उसे देखकर किसी को भी ये एहसास होता कि वो काफी लंबा आदमी था। उसके झुके रहने और निकटदर्शी होने के कारण उसके बारे में अक्सर गलत धारणा बन जाती थी। दरवाजे के पीछे लटके कोट तक जाकर उसने जेब में से सस्ते सिगरेट का पैकेट और माचिस निकाली। सिगरेट को सुलगाकर वो उस मेज पर वापस आ गया जहां वो बैठा था। एक रेलवे गाइड उठाकर उसने पढ़ना शुरू किया और दोबारा हाथ से लिखकर नामों की सूची बनाने के बारे में सोचने लगा। उसने पेन से सूची में लिखे पहले नाम पर सही का निशान लगाया। आज गुरुवार था, 20 जून। अध्याय 3। उस समय मैं भविष्य के प्रति पॉयरो की चेतावनी से प्रभावित हुआ था, लेकिन मैं मानता हूं कि 21 तारीख आने तक मेरे दिमाग से वो सारी बात निकल चुकी थी, और ये मुझे तब याद आया जब स्कॉटलैंड यार्ड का इंस्पेक्टर जैप मेरे मित्र पॉयरो से मिलने आया। सीआईडी के इस इंस्पेक्टर को हम काफी सालों से जानते थे। उसने मेरा हार्दिक स्वागत किया। ओहो, तो कैप्टन हेस्टिंग्स आए हैं बियाबानों से। तुम्हारा यहाँ पॉयरो के साथ होना बिल्कुल पुराने दिनों की तरह है। अच्छे लग रहे हो, बस चांद पर थोड़े कमजोर। हम सभी के साथ ऐसा हो रहा है, मेरा भी यही हाल है। मैं थोड़ा सकपका गया। मुझे तो लगता था कि ध्यान से बालों पर ब्रश करके बालों को एक ओर से दूसरी ओर ले जाने के कारण जिस कमजोरी का जैप जिक्र कर रहा था वो दिखाई नहीं देती होगी। लेकिन मैं जानता था कि जैप कभी भी बहुत शऊर वाला नहीं रहा था, इसलिए मैंने ऊपर से साहस दिखाया और माना कि हम सब जवान नहीं हो रहे थे, सिवाय मिस्टर पॉयरो के। जैप ने कहा, हेयर टॉनिक के लिए अच्छा खासा चलता फिरता इश्तेहार हो सकते हैं ये। चेहरे की फफूंद पहले से भी बेहतर उगती हुई, अधेड़ावस्था में मशहूर होना, आज के हर महत्वपूर्ण केस में उलझे होना भी, रेल रहस्य, विमान रहस्य, उच्च समाज में हुई मौतें, यहां वहां ये सब जगह मशहूर हैं। रिटायर होने से पहले ये कभी इतने मशहूर नहीं हुए थे। उसकी बात के जवाब में पॉयरो ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो हेस्टिंग्स से पहले ही कहा था कि मैं उस गायिका की तरह हूं जो हमेशा एक और आखिरी शो करती रहती है। अगर तुम खुद अपनी ही मृत्यु के रहस्य की खोज करने में भी लग जाओ तो भी मुझे हैरानी नहीं होगी, दिल खोलकर हंसते हुए जैप ने कहा। फिर अचानक पॉयरो की मौत के बारे में सुनकर मेरे चेहरे के एकदम बदल गए भावों को देखकर उसने अपनी बात पलट दी। तो हेस्टिंग्स, क्या तुमने पॉयरो की बेनाम चिट्ठी के बारे में सुना है? हाँ, मैंने वो हेस्टिंग्स को दिखाई थी, पॉयरो ने कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। किस तारीख का जिक्र था उसमें? 21 तारीख का, और मैं उसी के बारे में आया हूं, जैप ने कहा। कल 21 तारीख थी और यूं ही जिज्ञासावश मैंने एंडोवर फोन कर दिया। वो सिर्फ एक झांसा था, वहां कुछ नहीं हुआ। किसी ने एक दुकान का कांच तोड़ दिया, उस पर किसी बच्चे ने पत्थर फेंका था, और एक जोड़ी पियक्कड़ और हुल्लड़बाज। पहली बार हमारा बेल्जियन दोस्त पॉयरो गलत सुराग के पीछे दौड़ रहा था।
ये बात सुनकर मुझे काफी राहत मिली है, मैं मानता हूं, पॉयरो ने स्वीकार किया। तुम इसे लेकर काफी तनाव में थे, है कि नहीं? ज़ैप ने कहा। हमें तो रोज इस तरह की दर्जनों चिट्ठियां मिलती हैं, जिन लोगों के पास करने को कुछ नहीं होता और जो ऊपर के माले में थोड़े कमजोर होते हैं, वो ऐसी चिट्ठियां लिखते रहते हैं। उनका इरादा बुरा नहीं होता, बस उनके अंदर एक अजीब उत्तेजना और पागलपन होता है। सही कहते हो ज़ैप, मैंने वाकई इस बात को इतनी गंभीरता से लेकर बेवकूफी की, पॉयरो ने कहा। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ज़ैप ने कहा और फिर उठकर खड़ा हो गया। अब मैं चलता हूं। चोरी के गहनों की खरीद के सिलसिले में अगली गली में मुझे कुछ काम है। मैंने सोचा रास्ते में रुककर तुम्हारे दिल को कुछ तसल्ली दे दूं। तुम्हारे ग्रे सेल्स को बेकार में काम करने देना बड़े खेद की बात है। इन शब्दों के साथ एक बार फिर से जोर से हंसता हुआ ज़ैप वहां से चला गया। मैंने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, मुझे बड़ा अफसोस है पॉयरो कि उस बेनाम चिट्ठी वाले केस में कुछ नहीं निकला। अफसोस की बात है। लगता है मैं उस रखवाले कुत्ते की तरह बूढ़ा और शक्की हो गया हूं, जो तब भी गुर्राता है जब कुछ होता ही नहीं है। मैंने हंसकर कहा, अगर मुझे तुम्हारी सहायता करनी है तो हमें कोई और मलाईदार अपराध ढूंढना होगा। तुम्हें उस दिन की अपनी बात याद है? अगर तुम डिनर की तरह अपराध भी अपनी मर्जी से ऑर्डर कर सको तो तुम क्या चुनोगे? उसने मुझसे पूछा। सोचने दो, मेन्यू पर एक नजर डालते हैं। लूटपाट, जालसाजी? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, ये तो ज्यादा ही शाकाहारी है। कुछ हत्या वगैरह होनी चाहिए, लाल लाल खून वाली हत्या, पूरे साजो सामान के साथ। और शिकार भला कौन होगा, मर्द या औरत? मेरे ख्याल से मर्द, कोई बड़ी तोप, अमेरिकी करोड़पति, प्रधानमंत्री, अखबार का मालिक। हत्या की जगह पुरानी जानी पहचानी लाइब्रेरी में क्या खराबी है? सही वातावरण के लिए ऐसी और कोई जगह नहीं। हथियार, पुराना कोई टेढ़ा मेढ़ा खंजर या फिर कोई भोंथरा औजार जैसे पत्थर की मूर्ति, या फिर सीधा साधा जहर, लेकिन वो हमेशा बहुत टेक्निकल हो जाता है। या फिर रात के सन्नाटे में गोली चलने की आवाज। एक दो खूबसूरत लड़कियां भी होनी चाहिए, सुनहरे बालों वाली। एक खूबसूरत लड़की पर बिना वजह शक भी किया जाना चाहिए। उसके और नौजवान के बीच कुछ गलतफहमियां होनी चाहिए। कुछ और लोग भी शक के घेरे में होने चाहिए। एक औरत, कुछ बड़ी उम्र की, काली, खतरनाक, मरे हुए आदमी का कोई दोस्त या दुश्मन, और एक सीधा साधा सेक्रेटरी, और इनके साथ एक धौंस देने वाला तंदुरुस्त आदमी, 2-3 नौकरी से निकाले गए नौकर या जंगली जानवरों के रक्षक या ऐसे ही कोई और एक बेवकूफ इंस्पेक्टर ज़ैप जैसा। बस इतना सब काफी होगा। मलाई से तुम्हारा यही मतलब है ना? पॉयरो ने कुछ चिढ़े हुए स्वर में कहा। लगता है तुम इन सब से सहमत नहीं हो। पॉयरो ने उदासी से मुझे देखा। तुमने तो आज तक लिखी गई सारी जासूसी कहानियों का सार निकाल दिया है। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या ऑर्डर करोगे? मैंने पॉयरो से पूछा। उसने आंखें बंद करके कुर्सी पर पीछे की ओर टेक लगा ली। फिर धीमे स्वर में बोला, एक सीधा साधा अपराध, बिना किसी गुत्थी के एक अपराध, सीधी साधी घरेलू जिंदगी वाला, बिना किसी उत्तेजना के, बहुत करीबी। जुर्म करीबी कैसे हो सकता है भला? मान लो कि 4 लोग ब्रिज खेलने बैठते हैं और एक आदमी अलग थलग सा चिमनी में जलती आग के पास बैठ जाता है। शाम ढलते ढलते आग के पास बैठा आदमी मृत पाया जाता है। चारों में से एक, जिस समय वो खेल में डमी है, उस तक जाकर उसे मार देता है और बाकी तीनों जो खेल में लगे हैं इस तरफ ध्यान नहीं देते। हो गया जुर्म। चारों में से किसने किया होगा? मुझे तो इसमें कोई उत्तेजना नजर नहीं आती, मैंने कहा। पॉयरो ने नाराजगी से मेरी ओर देखा। हां, नहीं आती, क्योंकि इसमें कोई अजीब ढंग से आड़े तिरछे चाकू नहीं है, ब्लैकमेल नहीं है, हीरे पन्ने नहीं है जो किसी देवी देवता की मूर्ति से चुराई गई आंख की पुतली हो।
पूर्व का कोई ऐसा जहर नहीं है जिसका पता न लगाया जा सकता हो। तुम्हारे अंदर एक ड्रामेबाज की आत्मा है हेस्टिंग्स। तुम्हारी तसल्ली के लिए एक हत्या नहीं, हत्याओं की पूरी कड़ी चाहिए। हाँ, ये तो मैं मानता हूं, मैंने कहा। किताब में दूसरा खून होने पर ज्यादा मजा आने लगता है। अगर हत्या पहले ही अध्याय में हो जाती है और आपको आखिरी पेज तक हर किसी की एलिबाई की बात को मानकर चलना पड़ता है तो यह सब बहुत बोरिंग हो जाता है। तभी अचानक टेलीफोन की घंटी बजी और पॉयरो उसे सुनने के लिए खड़ा हुआ। हेलो, मैं हरक्यूल पॉयरो बोल रहा हूं। एक दो पल उधर की बात सुनने के बाद उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, हम आएंगे। जाहिर सी बात है। हो सकता है आप जो कह रहे हैं वैसा ही हो। ठीक है, वो मैं लेता आऊंगा। तो जल्दी ही मिलते हैं। इतना कुछ बोलकर उसने रिसीवर रख दिया और कमरे को पार करके मेरे पास आ गया। हेस्टिंग्स, जैप का फोन था। वो अभी अभी स्कॉटलैंड यार्ड वापस पहुंचा था। एंडोवर से एक संदेश आया है। एंडोवर से? मैं उत्तेजित होकर बोला। हां, पॉयरो ने धीरे से कहा। ऐशर नाम की एक बूढ़ी औरत जो सिगरेट और अखबार की दुकान चलाती थी, उसकी हत्या हो गई है। मैं जरा निराश हो गया। एंडोवर का नाम सुनकर मेरी जो दिलचस्पी जगी थी वो बिल्कुल ठंडी पड़ गई। मुझे किसी अनोखी बात की आशा थी, साधारण से हटकर। छोटी सी दुकान चलाने वाली किसी औरत का खून मुझे एकदम घटिया और नीरस लगा। पॉयरो उसी धीमी गंभीर आवाज में कहता रहा। एंडोवर पुलिस को लगता है कि जिस आदमी ने ये कत्ल किया है वो उसे आराम से पकड़ सकती है। मेरे मन में निराशा की एक और लहर दौड़ गई। पॉयरो ने बोलना जारी रखा। ऐसा लगता है कि उसके अपने पति के साथ रिश्ते खराब थे। पति ने कई बार उसे जान से मारने की धमकी दी थी। फिर भी जो कुछ भी हुआ है उसे देखते हुए पुलिस उस पत्र को दोबारा देखना चाहती है जो मुझे मिला था। मैंने उनसे कह दिया है कि हम अभी एंडोवर आ रहे हैं। मेरा मन फिर से प्रसन्न हो गया। ये अपराध कितना भी तुच्छ लगे, था तो अपराध ही, और मुझे किसी भी अपराध या अपराधी से वास्ता पड़े बहुत समय हो गया था। हम दोनों उठ खड़े हुए। बाहर निकलते हुए पॉयरो ने धीमे स्वर में कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है हेस्टिंग्स। अध्याय 4। एंडोवर में इंस्पेक्टर ग्लेन ने हमारा स्वागत किया, जिसकी शख्सियत लंबी ऊंची सुनहरे बालों और आकर्षक मुस्कान वाली थी। उसने हमें बताया, अपराध का पता पुलिस कांस्टेबल डोवर को 22 तारीख की रात 1 बजे लगा। अपनी गश्त के समय उसने दुकान के दरवाजे को जांचा और पाया कि कुंडी खुली थी। वो भीतर चला गया और उसने सोचा कि दुकान खाली है। काउंटर पर टॉर्च की रोशनी डालने पर उसे बुढ़िया का गठरी जैसा शरीर दिखाई दिया। जब पुलिस सर्जन वहां पर आया तब पता चला कि बुढ़िया को सिर के पीछे किसी भारी चीज से मारकर उस वक्त ढेर कर दिया गया था जब शायद वो काउंटर के पीछे बने शेल्फ से सिगरेट का पैकेट उठा रही थी। उसकी मौत शायद 7 से 9 घंटे पहले हो चुकी थी, लेकिन हम समय को कुछ और पास ले आए हैं। हमें एक आदमी मिला है जिसने 5:30 बजे वहां जाकर तंबाकू खरीदा था। एक दूसरा आदमी 6:05 पर वहां गया और उसने दुकान को खाली पाया। इससे लगता है कि अपराध 5:30 और 6:05 के बीच हुआ। अभी तक हमें ऐसा कोई नहीं मिला है जिसने ऐशर नाम के शख्स को आसपास देखा हो, लेकिन शायद इस बारे में कुछ कहना अभी जल्दी होगी। 9 बजे वो 3 क्राउन्स में था, नशे में बिल्कुल धुत। जैसे ही वो हमें मिलेगा उसे शक की बुनियाद पर कैद कर लिया जाएगा। क्या वो अच्छा आदमी नहीं है इंस्पेक्टर? पॉयरो ने पूछा। जी नहीं, वो बेहद कमीना आदमी है। क्या वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता था? जी नहीं, उसकी पत्नी और वो कुछ साल पहले अलग हो गए थे। ऐशर जर्मन है। एक समय था जब वो वेटर का काम करता था, लेकिन फिर वो शराब पीने लग गया और नौकरी करने लायक नहीं रहा। कुछ समय के लिए उसकी पत्नी ने नौकरी की। उसने आखिरी बार एक वृद्ध महिला मिस रोज के लिए खाना बनाने और घर संभालने का काम किया। वो पति को अपनी देखभाल के लिए काफी पैसा देती थी, लेकिन वो हर वक्त नशे में धुत रहता था और जहां वो काम करती थी वहां जाकर बवाल किया करता था।
इसीलिए उस बेचारी ने ग्रेंज में मिस रोज के यहाँ नौकरी कर ली। ग्रेंज एंडोवर से 3 मील दूर है और एकदम देहात में है। एशर वहां आसानी से उस तक नहीं पहुंच पाता था। जब मिस रोज की मृत्यु हुई तो वो मिसेस एशर के लिए थोड़ी सी रकम छोड़ गई और उसने उससे तंबाकू और अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। बहुत छोटी सी जगह है, बस कुछ सस्ती सिगरेट्स और कुछ अखबार। वो किसी प्रकार अपना काम चलाती रही। एशर कभी कभार आता और उससे गाली गलौज करता और वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे थोड़ा बहुत कुछ दे देती थी। वो उसे हफ्ते में 15 शिलिंग नियमित देती थी। क्या उनके कोई बच्चे थे? जी नहीं, केवल एक भतीजी है। वो ओवरटन के पास कहीं नौकरी करती है। काफी अच्छी धीर गंभीर युवती है वो। और तुम्हारा कहना है कि वो आदमी एशर अपनी पत्नी को धमकाया करता था? पॉयरो ने पूछा। जी हाँ, जब वो नशे में होता था तो वो एक आतंक हुआ करता था। वो कोसता और गालियां देता, कहता कि वो उसका सिर तोड़ देगा। वो बेचारी बहुत मुश्किल में थी। उसकी उम्र कितनी होगी? वो करीब 60 साल की थी, अच्छी खासी और मेहनती। पॉयरो ने गंभीरता से कहा, इंस्पेक्टर, क्या तुम्हारी राय में अपराध इस व्यक्ति एशर ने किया है? इंस्पेक्टर सावधानी पूर्वक हंसा। ऐसा कहना जल्दबाजी होगा मिस्टर पॉयरो, लेकिन मैं फ्रेंज एशर का बयान सुनना चाहूंगा कि उसने कल शाम कैसे बिताई। अगर वो अपने बारे में संतोषजनक उत्तर दे पाया तो ठीक है, नहीं तो। उसका ये विराम काफी अर्थपूर्ण था। पॉयरो ने फिर से पूछा, दुकान से कुछ गायब तो नहीं था? जी कुछ नहीं, गले में पड़े पैसे को छेड़ा भी नहीं गया था। लूट का भी कोई निशान नहीं था। तो तुम्हारे ख्याल से ये आदमी एशर नशे की हालत में दुकान में आया, अपनी बीवी को गालियां देने लगा और अंत में उसने उस पर वार कर दिया? जी, सबसे ज्यादा मुमकिन तो यही लगता है, लेकिन मैं ये भी स्वीकारता हूं कि एक बार और उस अजीब खत को देखना चाहूंगा जो आपको मिला है। आपको क्या लगता है, क्या ये खत एशर ने भेजा हो सकता है? पॉयरो ने खत उसे थमा दिया और इंस्पेक्टर माथे पर बल डाले उसे पढ़ने लगा। अंत में वो बोला, एशर का लिखा हुआ तो नहीं लगता। मुझे शक है कि एशर हमारी ब्रिटिश पुलिस जैसा शब्द इस्तेमाल करेगा, अगर वो कुछ ज्यादा ही होशियार बनने की कोशिश ना कर रहा हो तो। और मुझे ये भी शक है कि उसमें इतनी अक्ल है भी। वैसे भी वो आदमी तो बेकार सा ही है, एकदम टूटा फूटा। उसका हाथ इतना हिलता है कि वो इस तरह साफ साफ टाइप भी नहीं कर सकता। खत का कागज और स्याही भी काफी बढ़िया क्वालिटी के हैं। ये अजीब बात है कि खत में महीने की 21 तारीख का जिक्र है। वैसे ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो। हाँ, ये हो तो सकता है, पॉयरो ने कहा, लेकिन मुझे इस तरह के इत्तेफाक पसंद नहीं है मिस्टर पॉयरो। ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। वो पल दो पल के लिए खामोश रहा, माथे पर बल डाले हुए। ABC, ये ABC कौन हो सकता है? देखते हैं, अगर वो भतीजी मिस ड्रॉअर हमारी कुछ मदद कर सके। ये अजीब गोरख धंधा है। ये खत न होता तो मैं फ्रेंज एशर पर अपने सारे पैसों की शर्त लगा देता। क्या तुम मिसेस एशर के अतीत के बारे में कुछ जानते हो? पॉयरो ने सवाल किया। जी हाँ, वो हैम्पशायर से है। वो लड़की ही थी जब लंदन में काम करने लगी थी। एशर से वो वहीं पर मिली थी और उसने उससे शादी कर ली। युद्ध के समय उन्हें काफी कठिनाई झेलनी पड़ी। 1922 में उसने अपने पति को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस समय वो लोग लंदन में थे। वो उससे बचने के लिए यहाँ लौट आई, मगर उस आदमी को पता चल गया कि वो कहाँ थी और वो उसके पीछे पीछे चला आया, पैसे के लिए उसे परेशान करता हुआ। तभी एक कांस्टेबल अंदर आया और बोला, सर, हम एशर को ले आए हैं। ठीक है, उसे अंदर ले आओ। कहाँ था वो? जी, रेल की पटरी के पास एक ट्रक में छुपा हुआ था। अच्छा, उसे यहां लेकर आओ, इंस्पेक्टर ने कड़े स्वर में कहा। फ्रेंज एशर एक दयनीय और कोई प्रभाव न डाल सकने वाला एक नमूना था। वो कभी रोता, कभी घिघियाता, कभी गरजता। उसकी धुंधली आंखें बारी बारी से सबके चेहरों पर घूम रही थीं। आपको मुझसे क्या चाहिए? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे यहां लाना बड़े ही शर्म की बात है। आप सुअर हैं,
आपकी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप एक गरीब बूढ़े को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसके साथ सख्ती नहीं करेंगे। बेचारे बूढ़े फ्रेंड्स को सब तंग करते हैं, बेचारा फ्रेंड्स। इतना कहकर एशर ने रोना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर क्रोधित स्वर में बोला, बस बहुत हो गया फ्रेंड्स, अपने आप को संभालो। मैंने अभी तक तुम पर कोई इल्जाम लगाया ही नहीं है, और तुम जब तक ना चाहो तुम्हारे लिए कोई बयान देना भी जरूरी नहीं है। दूसरी तरफ अगर तुम्हारी पत्नी के खून से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है तो तुम्हें डरने और घबराने की जरूरत ही क्या है? एशर ने चिल्लाकर जवाब दिया, मैंने उसका खून नहीं किया, ये सब झूठ है। ईश्वर तुम्हें सजा दे, तुम सब अंग्रेजी सुअर हो, सब के सब मेरे खिलाफ। मैंने उसे नहीं मारा, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम धमकी तो अक्सर देते रहते थे। अरे तुम कुछ नहीं जानते इंस्पेक्टर, वो तो एक मजाक था, मैं तो मजाक करता था। मीरा और एलिस का मजाक था वो, तुम्हें उससे क्या? बड़ा ही वाहियात और अजीब मजाक था ये। क्या तुम बता सकते हो कि कल रात तुम कहाँ थे? हाँ हाँ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मैं एलिस के करीब भी नहीं गया, मैं तो अपने दोस्तों के साथ था, अपने अच्छे वाले दोस्तों के साथ। हम 7 स्टार गए, फिर हम रेड डॉग गए। मेरे साथ और बहुत सारे लोग थे। डिक विलोस था, कर्डी था, और जॉर्ज भी था, और पैट भी था, और बहुत सारे और आदमी भी थे। मैं कहता हूं कि मैं एलिस के पास भी नहीं गया, सच कह रहा हूं। उसकी आवाजें चीख में बदलने लगीं। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाकर अपने मातहत को इशारा किया, ले जाओ इसे, शक की बुनियाद पर जेल में डाल दो। जब उस कांपते बड़बड़ाते बूढ़े को वहां से हटा दिया गया तब इंस्पेक्टर बोला, समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचा जाए। अगर वो खत ना होता तो मैं यही कहता कि खून इसी ने किया है। और जिन लोगों के नाम ये ले रहा था उनका क्या? पॉयरो ने पूछा। वो सब के सब दुष्ट हैं, उनमें से कोई भी झूठी कसम खाने से पीछे नहीं हटेगा। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं कि वो शाम के ज्यादा हिस्से तक उनके साथ ही था। इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि किसी ने इसे शाम 5:30 और 6 के बीच दुकान के आसपास देखा था या नहीं। पॉयरो ने कुछ सोचते हुए नामे सिर हिलाया। तुम्हें पक्का यकीन है कि दुकान में से कुछ चुराया नहीं गया है? इंस्पेक्टर ने कंधे उचका दिए। हो सकता है 1-2 पैकेट सिगरेट उठा लिए गए हों, लेकिन उनके लिए कोई हत्या नहीं करता। दुकान में कुछ रखा भी नहीं गया, कुछ ऐसा जो वहां बेतुका लगता हो? एक रेलवे गाइड थी वहां, इंस्पेक्टर ने बताया। रेलवे गाइड? जी हां, वो खुली हुई थी और काउंटर पर उल्टी रखी थी। लगता था जैसे कोई एंडोवर से जाने वाली गाड़ियों के बारे में पढ़ता रहा हो, या तो वो बुढ़िया या फिर कोई ग्राहक। क्या वो औरत ऐसी चीजें बेचती थी? इंस्पेक्टर ने नामे सिर हिला दिया। वो तो छोटे और सस्ते टाइम टेबल बेचती थी, ये बड़ा वाला था जो स्मिथ या कोई बड़ा विक्रेता ही रखता है। ये बात सुनते ही पॉयरो की आंखें चमक उठीं। वो आगे की ओर झुका। इंस्पेक्टर की आंखों में भी चमक आ गई। तुम्हारे अनुसार एक रेलवे गाइड, ए ब्रैडशॉ या ABC? ओ माय गॉड, वो ABC ही थी। ये कहते हुए इंस्पेक्टर की आंखों में जमाने भर की हैरत थी। अध्याय 5। मेरा ख्याल है कि मैं यानी हेस्टिंग्स इस केस में उस दिन से रुचि लेने लगा जब पहली बार ABC रेलवे गाइड का जिक्र हुआ। उससे पहले मैं इसमें इतनी दिलचस्पी नहीं जगा पाया था। किसी पिछली गली की एक दुकान में एक बूढ़ी औरत की हत्या अखबारों में छपने वाले आम अपराधों जैसी थी। उसमें मुझे कोई खास बात लगी ही नहीं थी। मैंने तो 21 तारीख का जिक्र करने वाली चिट्ठी को सिर्फ एक इत्तेफाक मान लिया था। मुझे विश्वास था कि मिसेस एशर अपने पियक्कड़ जानवर पति का शिकार हो गई थी। लेकिन अब इस रेलवे गाइड के जिक्र ने मेरे अंदर उत्तेजना की एक लहर दौड़ा दी थी। ये गाइड ABC गाइड के नाम से जानी जाती थी क्योंकि उसमें सारे रेल स्टेशनों के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए गए थे। यकीनन ये दूसरा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। उस घिनौने अपराध ने एक नया रूप ले लिया।
वो रहस्यमय आदमी कौन था जिसने मिसेस एशर की हत्या की और एक ABC रेलवे गाइड पीछे छोड़ गया था? थाने से बाहर आकर हम लोग सबसे पहले उस औरत का शव देखने के लिए शवगृह गए। मैंने जब उस झुर्रियों भरे चेहरे को देखा जिसके बाल कनपटियों से पीछे की ओर खींचकर बनाए गए थे, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। वो चेहरा इतना शांत, हिंसा से इतना दूर लग रहा था। सार्जेंट ने हमें बताया, इस औरत को पता ही नहीं चला कि इसे किसने मारा। डॉक्टर का यही कहना है। मुझे खुशी है कि ऐसा ही था। बेचारी, वो एक बड़ी ही शालीन औरत थी, कभी खूबसूरत भी रही होगी, पॉयरो ने कहा। क्या सच में? मैं अविश्वास से बुदबुदाया। हाँ, इसके चेहरे की हड्डियों और सिर की बनावट को देखो। उसके ऊपर चादर वापस डालते हुए उसने एक सांस भरी और हम बाहर आ गए। हमारा अगला कदम था पुलिस सर्जन से मिलना। दिखने में योग्य डॉक्टर कर अधेड़ावस्था का था। वो जल्दी जल्दी और विश्वास के साथ बोलता था। उसने हमें बताया, हथियार तो मिला नहीं, ये कह पाना संभव नहीं कि वो क्या रहा होगा। कोई भारी डंडा, मुगदर, रेत भरा थैला, इनमें से कुछ भी हो सकता है। क्या इस तरह की चोट पहुंचाने के लिए काफी ताकत की जरूरत है? पॉयरो ने पूछा। डॉक्टर ने एक पैनी निगाह उस पर डाली। आपका मतलब ये है कि क्या एक 70 साल का कमजोर बूढ़ा आदमी ये काम कर सकता है? जी हाँ, ये पूरी तरह मुमकिन है। अगर हथियार का सिरा काफी भारी हो तो एक काफी कमजोर आदमी भी ऐसा कर सकता है। तब तो एक औरत भी उतनी ही खूनी हो सकती है जितना एक मर्द। औरत? मैं मानता हूं कि एक औरत को इस तरह के जुर्म के साथ जोड़ना मुझे सूझा ही नहीं, लेकिन हाँ, ये संभव है, पूरी तरह संभव है। लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर मुझे नहीं लगता कि ये जुर्म एक औरत ने किया है। पॉयरो ने उत्सुकता से सहमति में सिर हिलाया। एकदम सही। ऊपर से देखने में तो ये नामुमकिन लगता है, लेकिन हमें सारी संभावनाएं मानकर चलना चाहिए। शरीर कैसे पड़ा हुआ था? डॉक्टर ने हमें बारीकी से मृतका के शरीर की दशा का विवरण दिया। उसके मुताबिक जब वार किया गया होगा तो काउंटर की तरफ उसकी पीठ रही होगी, इसलिए हमलावर की तरफ भी। वो काउंटर के पीछे ढेर होकर गिर गई, अचानक दुकान में प्रवेश करने वाले किसी की भी नजर से परे। जब हम डॉक्टर कर का धन्यवाद करके बाहर आए तो पॉयरो ने कहा, तुमने देखा हेस्टिंग्स, हम पहले ही एशर की बेगुनाही के पक्ष में एक कदम आगे हैं। अगर वो अपनी बीवी को गालियां दे रहा होता और धमका रहा होता तो वो काउंटर पर उसका सामना कर रही होती। इसकी बजाय हमलावर की ओर उसकी पीठ थी। जाहिर है कि वो किसी ग्राहक के लिए झुककर शेल्फ से तंबाकू या सिगरेट निकाल रही थी। उसकी बात सुनकर मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। ये तो बड़ा ही भयानक है। पॉयरो ने गंभीरता से सिर हिलाया। बेचारी। फिर उसने अपनी घड़ी देखी। मेरे ख्याल में ओवरटन यहां से ज्यादा दूर नहीं है। क्या हम जल्दी से वहां जाकर मृत औरत की भतीजी से मिल लें? लेकिन पहले तो तुम दुकान पर जाओगे ना जहां जुर्म हुआ है। मैं वो बाद में करना चाहूंगा मेरे दोस्त। इसके लिए मेरे अपने कारण हैं। इसके आगे उसने मुझे कुछ नहीं बताया और कुछ मिनटों बाद ही हम गाड़ी में लंदन रोड पर ओवरटन की दिशा में जा रहे थे। इंस्पेक्टर ने जो पता हमें दिया था वो गांव में लंदन से 1 किलोमीटर की दूरी पर बने एक अच्छे खासे आकार के घर का था। हमने घंटी बजाई तो उसका जवाब एक सुंदर काले बालों वाली लड़की ने दिया, जिसकी आंखें रोने के कारण लाल थीं। पॉयरो ने कोमलता से कहा, मेरे ख्याल में तुम ही मिस मैरी ड्रॉअर हो, यहाँ घरेलू नौकरानी। जी हाँ, मैं ही मैरी हूँ जनाब। अगर तुम्हारी मालकिन को एतराज ना हो तो क्या मैं कुछ मिनट के लिए तुमसे बात कर सकता हूँ, तुम्हारी आंटी मिसेस एशर के बारे में? मेरी मालकिन बाहर गई हैं सर। मुझे यकीन है कि अगर आप अंदर आ जाएंगे तो भी वो बुरा नहीं मानेंगी। उसने एक छोटी बैठक का दरवाज़ा खोल दिया। हम भीतर चले गए और पॉयरो ने खिड़की के पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर उत्सुकता से लड़की के चेहरे को देखा। तुमने अपनी आंटी की मौत के बारे में तो सुन ही लिया होगा। लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। आज सुबह सर, पुलिस आई थी। ओह, बेहद खौफनाक। बेचारी मेरी आंटी, उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल रही है और अब ये तो बहुत ही बुरा हुआ। पुलिस ने तुम्हें एंडोवर वापस जाने की राय नहीं दी? उन्होंने कहा कि मैं तहकीकात के वक्त ज़रूर आऊं जो सोमवार को है,
लेकिन मेरे पास वहाँ जाने के लिए कोई जगह नहीं। अब दुकान पर जाने का तो मैं सोच भी नहीं सकती, और यहाँ दूसरी नौकरानी के ना होने के कारण मैं मालकिन को और ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती। तुम अपनी आंटी से बहुत प्यार करती थी मैरी? पॉयरो ने कोमलता से पूछा। बिल्कुल करती थी सर। वो मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। मैं जब अपनी माँ के मरने के बाद आंटी के पास लंदन गई तब सिर्फ 11 साल की थी। जब मैंने नौकरी शुरू की तब मैं 16 साल की थी। लेकिन छुट्टी वाले दिन मैं अक्सर समय बिताने के लिए आंटी के पास जाती थी। उस जर्मन आदमी के साथ मेरी आंटी ने बहुत तकलीफ़ें सही। वो उसे माय ओल्ड डेविल कहा करती थी। वो आंटी को कभी भी कहीं भी शांति से नहीं रहने देता था। भिखमंगा, ठग, जानवर कहीं का। क्या तुम्हारी आंटी ने कभी कानूनी तौर पर इस जुल्म से आज़ादी पाने के बारे में नहीं सोचा? वो उसका पति था सर, इस बात से भागा नहीं जा सकता था। सच सच बताओ मैरी, क्या वो उसे धमकाया नहीं करता था? जी हाँ सर, वो उसे बहुत बुरी बुरी बातें बोला करता था, जैसे कि वो उसका गला काट देगा, उसे मार देगा और भी न जाने क्या क्या। अंग्रेजी और जर्मन दोनों भाषाओं में कोसता और गालियां बकता था। फिर भी आंटी यही कहती थी कि जब उसने उससे शादी की थी तो वो एक अच्छा खासा आदमी था। ये सोचकर ही मुझे डर लगता है सर कि लोग क्या से क्या बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इन सारी धमकियों के बारे में सुनने के बाद जो हुआ वो जानकर तुम्हें ज़्यादा हैरानी नहीं हुई होगी। हुई थी सर। मैंने कभी एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि उसका ऐसा इरादा रहा होगा। मैं तो ये सोचा करती थी कि वो खाली बकवास करता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा भी नहीं था कि आंटी उससे डरती थी। जब वो उससे सख्ती से पेश आती थी तो वो कुत्ते की तरह दुम दबाकर खिसक जाया करता था, बल्कि वो ही आंटी से डर जाता था। और फिर भी वो उसे पैसे देती थी। आप जानते हैं ना कि वो उसका पति था सर। तुमने पहले भी यही कहा था। मान लो कि उसने उसे नहीं मारा। नहीं मारा? लड़की हैरानी से पॉयरो की ओर देखने लगी। हाँ, मैंने यही कहा। मान लो कि उसे किसी और ने मारा, तो तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो कोई और कौन हो सकता है? मैरी ने उसे और भी अधिक हैरानी से देखा। मैं नहीं जानती सर, मुझे तो ऐसा मुमकिन नहीं लगता। क्या ऐसा कोई नहीं जिससे तुम्हारी आंटी डरती थी? मैरी ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। आंटी लोगों से नहीं डरती थी। वो जुबान की तेज थी और किसी का भी सामना कर सकती थी। तुमने कभी उसे किसी ऐसे आदमी का जिक्र करते नहीं सुना जिसे उससे शिकायत हो? जी नहीं सर। क्या उसे कभी कोई बेनाम चिट्ठियां आती थीं? किस तरह की चिट्ठियां सर? बिना हस्ताक्षर की चिट्ठियां, या फिर ABC या कुछ इसी तरह के नाम से? पॉयरो बारीकी से उसके चेहरे के भाव देख रहा था, लेकिन जाहिर था कि वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने हैरानी से सिर को ना में हिला दिया। क्या तुम्हारी आंटी के अलावा तुम्हारे कोई और नाते रिश्तेदार भी हैं? अब नहीं है सर। वे 10 भाई बहन थे, लेकिन 3 ही बचे। अंकल टॉम युद्ध में मारे गए थे। अंकल हैरी दक्षिण अमेरिका चले गए और तब से उनके बारे में किसी ने नहीं सुना। और मेरी माँ मर चुकी है। अब सिर्फ मैं ही हूँ। क्या तुम्हारी आंटी की कोई बचत भी थी? कुछ बचाकर रखा गया रुपया पैसा वगैरह? जी हाँ, बैंक में उनका बचत खाता था। उनके क्रियाकर्म के लिए काफ़ी था। वो हमेशा यही कहती थी। वैसे गुजारा चलाने से ज़्यादा उनके पास कुछ नहीं था, उस शैतान के कारण। पॉयरो ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया, फिर जैसे अपने आप से बोला, इस वक्त तो हम अंधेरे में हैं, कोई दिशा नहीं मिल रही है। चीज़ें कुछ साफ हो जाएं तो कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं। मुझे अगर कभी भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें इस पते पर लिख दूंगा। लेकिन सर, मैं यहाँ नौकरी छोड़ रही हूँ। मुझे देहात पसंद नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए रह रही थी कि मुझे लगता था कि मेरे नज़दीक होने से आंटी को राहत मिलेगी, लेकिन अब। उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। अब मेरे यहाँ रहने का कोई कारण नहीं। मैं वापस लंदन चली जाऊंगी। एक जवान लड़की के लिए वहाँ रहना ज़्यादा आसान है। ठीक है,
मैं चाहता हूं कि जब तुम वहां जाओ तो मुझे अपना पता दे जाना। ये रहा मेरा कार्ड। उसने अपना कार्ड मैरी को थमा दिया। मैरी ने उलझन में माथे पर त्योरी डाले हुए कार्ड को देखा। तो क्या पुलिस से आपका कोई वास्ता नहीं है सर? नहीं, मैं एक प्राइवेट जासूस हूं। वो कुछ पल खामोशी से खड़ी उसे देखती रही, फिर परेशान स्वर में बोली, क्या कुछ अजीब हो रहा है सर? हाँ, कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। हो सकता है बाद में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े। मैं अपनी आंटी के लिए कुछ भी करूंगी सर। उनका यूं मारा जाना ठीक नहीं है। उसके कहने का ढंग अजीब था, लेकिन हिला देने वाला। कुछ पल बाद ही हम एंडोवर वापस जा रहे थे। अध्याय 6। जिस गली में अपराध हुआ था वो मुख्य गली से जुड़ी हुई थी। मिसेस एशर की दुकान उसके बीचों बीच दाईं तरफ को थी। जब हम गली में मुड़े और पॉयरो ने घड़ी देखी तो मुझे समझ में आया कि उसने घटनास्थल पर आना तब तक क्यों टाल रखा था। इस वक्त ठीक 5:30 बजे थे। वो बीते कल के माहौल को दोबारा जैसे का तैसे रचना चाहता था, परंतु अगर उसका यही मकसद था तो वो असफल रहा। इस समय सड़क पर बीती शाम जैसा वातावरण बिल्कुल नहीं था। निर्धनों के घरों के बीच बीच में कुछ दुकानें बनी थीं। मैंने अंदाज लगाया कि आमतौर पर यहाँ काफ़ी लोग आते जाते रहते होंगे, ज़्यादातर गरीब लोग ही, और सड़क और पटरियों पर कई बच्चे खेलते होंगे। इस वक्त लोगों की एक भारी भीड़ खड़ी एक ही घर या दुकान को देख रही थी, और ये समझने के लिए ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत नहीं थी कि वो कौन सा घर या दुकान होगी। आम लोगों का एक हजूम ऐसी जगह को गहरी दिलचस्पी से देख रहा था जहां किसी और इंसान को मौत के घाट उतार दिया गया था। जैसे जैसे हम करीब गए जाहिर हो गया कि यही बात थी। एक गंदी सी दुकान जिसका शटर इस समय बंद था, उसके सामने एक परेशान हाल जवान पुलिस वाला खड़ा था। वो भावशून्य सा लोगों से वहां से हटने की विनती कर रहा था। एक सहकर्मी की मदद से लोगों को वहां से हटा दिया गया। कुछ लोग सांस भरते हुए अनिच्छा से अपने रोजमर्रा के कामों पर चले गए, लेकिन तुरंत ही वहां और लोग आ गए और उस जगह को दिल भरकर देखने के लिए खड़े हो गए जहां खून हुआ था। पॉयरो भीड़ से कुछ फासले पर खड़ा हो गया। जहां पर हम खड़े थे वहां से दरवाजे पर बनी इबारत को आसानी से पढ़ा जा सकता था। पॉयरो ने फुसफुसाकर उसे दोहराया, ए एशर। हो सकता है ये ना हो। चलो हेस्टिंग्स, अंदर चलें। मैं तो तैयार ही था। भीड़ में से रास्ता बनाकर हम उस पुलिस वाले के पास चले गए। पॉयरो ने इंस्पेक्टर के दिए हुए सारे प्रमाण पत्र उसे दिखाए। कांस्टेबल ने सिर हिलाया और हमारे अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खोल दिया। दर्शकों में गहरी जिज्ञासा जगाते हुए हम भीतर दाखिल हो गए। शटर बंद होने के कारण अंदर काफ़ी अंधेरा था। कांस्टेबल ने बटन ढूंढकर बिजली जला दी। बल्ब कम पावर का था, इसलिए रोशनी काफ़ी मध्यम थी। मैंने अपने आसपास देखा। ये छोटी सी गंदी जगह थी। कुछ सस्ती पत्रिकाएं इधर उधर बिखरी हुई और एक दिन पुराने अखबार। सब पर दिन भर की धूल जमी हुई थी। काउंटर के पीछे छत तक बने शेल्फ थे जो सिगरेट के पैकेटों और तंबाकू से खचाखच भरे हुए थे। एक दो मर्तबान टॉफियों के भी थे। एक छोटी सी मामूली दुकान, इस तरह की हजारों दुकानों में से एक। कांस्टेबल धीमी आवाज में घटनास्थल का वर्णन कर रहा था। वो काउंटर के पीछे ढेर पड़ी हुई थी सर। डॉक्टर के अनुसार उसे पता ही नहीं लगा कि उसे किस चीज से चोट लगी। वो जरूर ऊपर किसी शेल्फ तक पहुंचने की कोशिश कर रही होगी। क्या उसके हाथ में कुछ नहीं था? पॉयरो ने पूछा। जी नहीं सर, लेकिन नीचे उसके पास ही प्लेयर्स का एक पैकेट पड़ा था। पॉयरो ने सिर हिलाया। उसकी आंखें उस छोटी सी जगह के चारों ओर घूम रही थीं, बड़े ध्यान से देखते हुए। रेलवे गाइड कहाँ पड़ी थी? उसने पूछा। कांस्टेबल ने काउंटर पर एक जगह इशारा किया। यहाँ पर थी सर। वो एंडोवर वाले पन्ने पर खुली हुई थी और उल्टी पड़ी थी। लगता था जैसे वो लंदन जाने वाली गाड़ियों के बारे में पढ़ रहा था। अगर ऐसा है तो हो सकता है वो एंडोवर का रहने वाला रहा ही ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि रेलवे गाइड किसी और की हो जिसका खून से कोई लेना देना ना हो और वो सिर्फ उसे यहाँ भूल गया हो। कोई उंगलियों के निशान मिले? मैंने पूछा। उसने ना में सिर हिला दिया। पूरी जगह की जांच की गई सर, कोई निशान नहीं मिले। क्या काउंटर पर भी नहीं?
काउंटर पर तो बहुत ज्यादा थे सर, लेकिन सारे के सारे गडमड। पॉयरो ने अगला सवाल किया, क्या मृत औरत दुकान के ऊपर रहती थी? जी हाँ सर, आप दुकान के पीछे वाले दरवाजे से सीधे चले जाइए। आपके साथ न चलने के लिए मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मुझे यहीं रहना पड़ेगा। पॉयरो उस दरवाजे से अंदर गया और मैं उसके पीछे। दुकान के पीछे एक निहायत छोटा सा कमरा और रसोई घर था। वो साफ सुथरा था, लेकिन देखने में बहुत नीरस और बेहद कम फर्नीचर से युक्त। शेल्फ पर कुछ फोटो रखे थे। मैं जाकर उन्हें देखने लगा। पॉयरो भी मेरे नज़दीक आ गया। ये कुल 3 फोटो थे। एक उस लड़की मैरी ड्रोअर की सस्ती सी तस्वीर थी जिसे हम आज दोपहर को मिले थे। जाहिर है उसने अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहने थे। उसके चेहरे पर वही भावशून्य मुस्कान थी जो अक्सर विशेष पोज बनाने से चेहरे के भावों को बिगाड़ देती है और जिससे तुरंत ली जाने वाली फोटो काफ़ी बेहतर होती हैं। दूसरी तस्वीर कुछ ज़्यादा महंगी थी। सफ़ेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत की धुंधली तस्वीर, गर्दन के इर्द गिर्द खड़ा फर का कॉलर। मैंने अनुमान लगाया कि ये वही मिस रोज होगी जिसने मिसेस एशर के नाम पैसा छोड़ा था, जिससे उसने अपना कारोबार शुरू किया था। तीसरा चित्र काफी पुराना था, अब धुंधला और पीला पड़ा हुआ। उसमें एक युवक और युवती पुराने फैशन के कपड़े पहने हाथों में हाथ डाले खड़े थे। उस आदमी के कोट में बटन होल था और कुल मिलाकर पुराने जमाने का उत्सव जैसा माहौल था। पॉयरो ने उसे देखते हुए कहा, शायद शादी की तस्वीर है। देखा हेस्टिंग्स, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो जरूर एक खूबसूरत औरत रही होगी। उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। पुराने रिवाज के अजीबोगरीब कपड़ों और बाल बनाने के ढंग के बावजूद भी तीखे नैन नक्श वाली उस जिंदा दिल युवती की खूबसूरती को छुपाया नहीं जा सकता था। मैंने ध्यान से दूसरी आकृति को देखा। फौजी जैसे दिखने वाले उस बने ठने युवक में आज के फटीचर एशर को देख पाना बिल्कुल असंभव था। मुझे वो गंदी नज़रों वाला पियक्कड़ बुढ़ा याद हो आया और मरने वाली का मेहनत से थका मांदा चेहरा, और मैं वक्त की कठोरता पर कांप उठा। बैठक से एक सीढ़ी ऊपर वाले 2 कमरों तक जाती थी। एक तो खाली और बिना फर्नीचर के था, दूसरा मरने वाली के सोने का कमरा रहा होगा। पुलिस की जांच के बाद उसे वैसे ही छोड़ दिया गया था जैसा वो पहले था। पलंग पर 2 फटे पुराने कंबल रखे थे। एक दराज में अच्छी तरह रफू किए गए अंदरूनी कपड़ों का छोटा सा ढेर, दूसरे में खाना बनाने की विधियां, ग्रीन ओएसिस नाम का कागज की जिल्द वाला एक उपन्यास, एक जोड़ी सस्ते चमकते हुए बेकार नए मोजे, चीनी मिट्टी की कुछ सजावटी चीजें, एक टूटा हुआ चरवाहा और एक नीले पीले धब्बों वाला कुत्ता, खूंटियों पर टंगी एक बरसाती और एक ऊनी जंपर। स्वर्गीय मिस एलिस एशर की यही जायदाद थी। यदि कोई निजी कागजात वहां रहे होंगे तो पुलिस उन्हें ले गई थी। पॉयरो बुदबुदाया, बेचारी। चलो हेस्टिंग्स, हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं है। जब हम एक बार फिर गली में पहुंचे तो वो एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने सड़क पार की। मिसेस एशर के घर के ठीक सामने एक सब्जी वाले की दुकान थी, जिसका ज्यादा सामान दुकान के अंदर होने की बजाय बाहर पड़ा हुआ था। पॉयरो ने धीमी आवाज में मुझे कुछ हिदायतें दी, फिर खुद उस दुकान में प्रवेश कर गया। 1-2 पल रुकने के बाद मैं भी उसके पीछे चला गया। उस समय वो सलाद के एक गुच्छे के लिए मोलभाव कर रहा था। मैंने 1 पाउंड स्ट्रॉबेरी खरीदी। पॉयरो दुकान चलाने वाली हट्टी कट्टी औरत से जोश से बातें कर रहा था। ये खून ठीक तुम्हारे सामने हुआ था? अच्छा, बड़ा अजीब हादसा। तुम्हारे लिए कितना सनसनीखेज रहा होगा। वो हट्टी कट्टी औरत स्पष्ट ही हत्या की बात करते करते थक चुकी थी। उसका दिन काफी थकाने वाला रहा होगा। यूं मुंह फाड़े देखने वालों की ये भीड़ यहां से चली जाए तो अच्छा हो। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि यहां देखने को है क्या, उस औरत ने खींचे हुए स्वर में कहा। पॉयरो ने कहा, लेकिन कल रात तो सब कुछ काफी अलग रहा होगा। मुमकिन है कि तुमने खूनी को दुकान के अंदर दाखिल होते भी देखा हो। एक लंबा ऊंचा दाढ़ी वाला गोरा आदमी, है ना? सुना है कि एक रूसी। क्या क्या? वो औरत तेजी से उसकी बात काटते हुए बोली, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये एक रूसी आदमी ने किया है? हाँ, मेरे ख्याल से पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है, पॉयरो ने कहा। क्या कहते हैं आप? एक विदेशी? बेशक, मैंने सोचा कि शायद तुमने कल रात उसे देखा होगा। मुझे तो किसी भी बात पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता। असलियत तो यही है, शाम का वक्त बहुत व्यस्त होता है।
बहुत से लोग काम के बाद घर जा रहे होते हैं और इधर से निकलते हैं। लंबा ऊंचा दाढ़ी वाला गोरा आदमी? नहीं, मैं नहीं कह सकती कि मैंने ऐसे हुलिये वाले किसी आदमी को यहाँ देखा था। अपने लिए इशारा समझकर मैं बीच में ही बोल पड़ा। मैंने पॉयरो से मुखातिब होते हुए कहा, माफ कीजिएगा सर, मुझे लगता है कि आपको गलत जानकारी दी गई है। मुझे तो बताया गया था कि वो एक ठिगना काला आदमी था। अब एक दिलचस्प चर्चा शुरू हो गई, जिसमें उस हट्टी कट्टी औरत, उसके दुबले पतले पति और दुकान में काम करने वाले मोटी आवाज वाले लड़के सभी ने बराबरी का हिस्सा लिया। कम से कम 4 नाटे आदमी देखे गए थे और मोटी आवाज वाले लड़के ने एक लंबे गोरे आदमी को भी देखा था। वो बड़े ही अफसोस से बोला, लेकिन उसकी दाढ़ी नहीं थी। अंततः हमारी खरीदारी पूरी हो गई तो हम दुकान से बाहर निकल आए, बिना अपने झूठ को सही किए। मैंने कुछ कुछ शिकायत भरे स्वर में कहा, इस सब का क्या मतलब था पॉयरो? मैं ये देखना चाहता था कि अगर कोई विदेशी दुकान में घुस आए तो उसके देखे जाने की कितनी संभावना है। तो तुम सीधे सीधे ये बात नहीं पूछ सकते थे, बिना ये सारी कहानी गढ़े? नहीं मेरे दोस्त, अगर मैंने सीधे सीधे पूछा होता जैसा कि तुम कह रहे हो, तो मुझे अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। तुम तो खुद अंग्रेज हो, फिर भी सीधे सवालों के प्रति एक अंग्रेज की प्रतिक्रिया को नहीं जानते। उनकी प्रतिक्रिया होती है शक, और परिणाम होता है उनकी चुप्पी। अगर मैंने उन लोगों को जानकारी देने के लिए कहा होता तो वो सीप की तरह बंद होकर बिल्कुल खामोश हो जाते, लेकिन एक मामूली और बेतुकी बात कह देने के बाद खुद ही उसको काटने के लिए लोगों की जुबानें खुलनी शुरू हो जाती हैं। हम ये भी जानते हैं कि वो काम का समय था, यानी हर कोई अपने काम में व्यस्त होगा और पटरी पर कई लोग आ जा रहे होंगे। कातिल ने अपने काम के लिए बिल्कुल सही वक्त चुना है हेस्टिंग्स। तभी अचानक पॉयरो ठिठक कर रुक गया। मिसेस एशर की दाईं ओर वाली दुकान और घर खाली थे। खिड़की पर किराए के लिए का बोर्ड टांगा था। दूसरी ओर मलमल के मैले पर्दों वाला घर था। पॉयरो उस घर की ओर चल दिया और घंटी न होने की वजह से उसने तेजी से कुंडी खड़काई। कुछ देर बाद गंदी नाक वाले एक गंदे से बच्चे ने दरवाजा खोला। क्या तुम्हारी माँ अंदर है बच्चे? पॉयरो ने पूछा। हैं? बच्चे ने अजीब से स्वर में कहा। वो हमें शक और नापसंदगी से देख रहा था। तुम्हारी माँ? माँ? मम्मी? पॉयरो ने उसे समझाने की कोशिश की। बच्चे को समझने में कुछ 12 सेकंड लग गए। वो तेजी से पलटा और सीढ़ियों से अपनी माँ को पुकारते हुए भीतर के अंधेरे में खो गया। तीखे हाव भाव वाली एक औरत ने जंगले से झांका और नीचे उतरने लगी। अपना वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है सर। उसने अपनी बात कहनी शुरू ही की थी, लेकिन पॉयरो ने उसे टोक दिया। वो अपना हैट उतारकर बड़े ही शानदार ढंग से झुका। गुड इवनिंग मैम, मैं इवनिंग फ्लिकर में काम करता हूँ। मैं आपको इस बात के लिए मनाना चाहता हूँ कि आप 5 पाउंड की फीस के बदले में अपनी पड़ोसन मिसेस एशर पर एक लेख लिखकर हमें दे दें। उस औरत के क्रुद्ध शब्द उसके होठों पर ही रुक गए और अपने बालों को संवारती, स्कर्ट को झटकती वो सीढ़ियों से नीचे आई। प्लीज अंदर आइए, यहाँ बाईं तरफ बैठिए सर। वो छोटा सा कमरा फर्नीचर से भरा हुआ था, लेकिन हम किसी तरह भीतर घुस गए और एक सख्त सोफे पर बैठ गए। उस औरत ने कहा, माफ कीजिएगा, मुझे अफसोस है कि मैं आपसे इतने तीखेपन से बोली, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। कभी लोग ये कभी वो बेचने आते रहते हैं, वैक्यूम क्लीनर, मोजे, बैग और ऐसी ही न जाने क्या क्या बकवास चीज़ें। और सब के सब इतने भरोसेमंद और सभ्य ढंग से बात करने वाले दिखाई देते हैं, और उन्हें आपका नाम भी फटाफट पता चल जाता है। मिसेस फोलर ये, मिसेस फोलर वो। कुशलता से नाम को पकड़ते हुए पॉयरो बोला, मिसेस फोलर, मैं आशा करता हूं कि जो मैं कह रहा हूं आप वो अवश्य करेंगी। कह नहीं सकती, निश्चय ही मैं मिसेस एशर को जानती थी, लेकिन कुछ लिखना। मिसेस फोलर की आंखों के सामने लटके 5 पाउंड उसे लुभा रहे थे। पॉयरो ने जल्दी से उसे भरोसा दिलाया कि उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो उससे सारे तथ्य जान लेगा और साक्षात्कार को लिख लिया जाएगा। इस तरह उत्साहित किए जाने पर मिसेस फोलर
यादों, अनुमानों और अफवाहों में डूबने उतराने लगी। उसकी बताई बातों के अनुसार मिसेस एशर अपने आप में ही बंद रहती थी। आप उसे दोस्ती पसंद नहीं कह सकते थे, लेकिन ये बात सब जानते थे कि वो बेचारी बहुत मुसीबत में थी। इंसाफ के तहत तो फ्रेंड्स एशर को बरसों पहले ही जेल में डाल दिया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं था कि मिसेस एशर उससे डरती थी, भड़काए जाने पर वो बहुत गुस्सा हो सकती थी। मिसेस फोलर कई बार उसे समझाया भी करती थी, देख लेना, वो आदमी एक दिन तुम्हें मार ही डालेगा, मेरी बात याद रखना। और अब उसने वो कर ही दिया। मिसेस फोलर वहीं पास वाले घर में थी, फिर भी उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उसके रुकते ही पॉयरो ने बीच में एक सवाल पूछ लिया, क्या मिसेस एशर को कोई अजीब से खत आए थे, जैसे बिना किसी का नाम लिखे या ABC जैसा कुछ लिखा हुआ? मिसेस फोलर ने इनकार में सिर हिलाया। मैं जानती हूं कि आप किस तरह की चीज की बात कर रहे हैं। ऐसे खतों को बेनाम खत कहा जाता है, ज्यादातर ऐसे शब्दों से भरे हुए जिन्हें ऊंची आवाज में पढ़ते हुए आप गुस्से से लाल हो जाएं। कह नहीं सकती कि फ्रेंड्स एशर ने कभी वो सब लिखा था या नहीं। लिखा भी हो तो मिसेस एशर ने मुझे कभी नहीं बताया। वो क्या है, रेलवे गाइड ABC? नहीं, मैंने ऐसी कोई चीज यहां नहीं देखी, और मुझे पूरा यकीन है कि मिसेस एशर को अगर वो भेजी गई होती तो वो मुझे जरूर बताती। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे बहुत धक्का लगा। मेरी बेटी एडी ने आकर मुझसे कहा, मम्मा, पड़ोस वाले घर में बहुत सारे पुलिस वाले आए हैं। मैं तो बुरी तरह हड़बड़ा गई। मैंने कहा, इससे ये तो साबित होता है कि उसे इस घर में अकेले नहीं रहना चाहिए था, उसकी उस भतीजी को उसके साथ रहना चाहिए था। शराब पिया हुआ आदमी भूखे भेड़िए जैसा हो सकता है। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी और अब मेरा कहा सच हो गया। मैंने उसे कहा था कि वो तुम्हें मार डालेगा, और अब उसने उसे मार दिया। आप कह नहीं सकते शराब पीकर आदमी क्या क्या कर सकता है, और ये खून इस बात का पक्का सबूत है। एक गहरी सांस भरते हुए उस औरत ने अपनी बात खत्म की। पॉयरो ने पूछा, मेरे ख्याल से किसी ने एशर को दुकान के अंदर जाते तो नहीं देखा? मिसेस फोलर ने नफरत से नाक सिकोड़ी। अगर वो खून करने आया था तो वो सबको दिखाकर अंदर थोड़ी गया होगा। लेकिन इस सवाल का वो कोई जवाब नहीं दे सकी कि बिना किसी की नजरों में आए एशर वहां तक कैसे पहुंचा होगा। उसने स्वीकार किया कि घर में जाने के लिए पिछवाड़े की तरफ से कोई रास्ता नहीं था, और वैसे भी एशर को वहां सब लोग जानते पहचानते थे। पॉयरो ने बातचीत का दौर कुछ देर और जारी रखा, लेकिन जब उसे ये लगा कि मिसेस फोलर जो कुछ जानती थी वो सब उसने एक बार नहीं कई बार बता दिया था, तो उसने उस मुलाकात को खत्म कर दिया, तय की गई रकम को चुकाकर। बाहर गली में आते ही मैंने कहा, यह सौदा महंगा था पॉयरो। हाँ, अभी तक तो महंगा ही है। क्या तुम्हें लगता है कि जितना उसने हमें बताया है वो उससे ज्यादा जानती है? देखो दोस्त, हम इस अजीब हालत में हैं कि हमें नहीं पता क्या सवाल पूछने चाहिए। हम अंधेरे में पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे हैं। हम हाथ फैलाकर टटोलते हैं। मिसेस फोलर ने वो सब हमें बता दिया है जो उसे मालूम है, साथ ही कई सारे अनुमान भी लगा लिए हैं। आने वाले वक्त में उसकी गवाही फायदेमंद हो सकती है, और उसी आने वाले वक्त के लिए मैंने ये 5 पाउंड की रकम लगाई है। मुझे उसकी बात कुछ खास समझ नहीं आई, और उसी वक्त मैंने देखा कि सामने से इंस्पेक्टर ग्लेन चला आ रहा था। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नॉवल के भाग 2 के वीडियो पर क्लिक करें।